नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आवाज़ ठीक आ रही है आपको? नमस्कार, आपको आवाज़ आ रही है? नमस्कार कीर्ति। तो आज का जो हमारा लाइव है इसमें हमारे आज के मेहमान हैं सुपरिचित कवि हेमंत देवलेकर जी। हेमंत जी नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं, कवि होने के साथ साथ, और उनकी जो कविताएं हैं वो प्रकृति के भी बहुत करीब हैं। बहुत सारी कविताएं आपने लगातार कई सोशल मीडिया पेज पर देखी होंगी, उनकी बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं और उनकी कविताएं बहुत मन को ठहराव देती हुई लगती है। हेमंत जी हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं और बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक अगर आपके कोई सवाल हैं, जब तक हम हेमंत सर की वेट कर रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके काव्य से रिलेटेड कोई सवाल है या काव्य कैफे से रिलेटेड कोई सवाल है, तो अगर आपके काव्य से संबंधी कोई सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं काव्य के बारे में या काव्य कैफे के बारे में। क्या मेल किया है आपने कीर्ति? आपका मेल तो नहीं मिला है। आपने यूट्यूब चैनल प्रसारण के लिए किस तरह का प्रसारण चाहती हैं आप यूट्यूब चैनल पे? मैं हेमंत सर को तब तक इनवाइट भेज देती हूँ जुड़ने के लिए। अपनी रचनाओं को आपके चैनल के लिए भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि अमर उजाला काव्य पर आपकी रचनाएं आएँ तो उसके लिए आप अपनी कविता पाठ का वीडियो बना के आप amarujala.kav@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो जो भी कविताएं अगर वो अच्छी क्वालिटी में हुई, ठीक हुई, लगा कि यूट्यूब चैनल पे जा सकती है तो उसको ज़रूर पब्लिश किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में वो ज्वाइन करने वाले हैं। हेमंत सर, स्वयं शमभूषण, आपका सवाल है कि लिखी हुई कविताएं जो नए
कंटेंट में हो, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, जो नए कंटेंट में हो मतलब? ओके, तो हेमंत सर आ चुके हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर यहाँ पर एक हेमंत सर, आपको एक ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वाला, आपकी उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी मेरे पास। ओके, मैंने आपको इनवाइट भेजा है। हेमंत सर, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है ज्वाइन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप सवाल कर सकते हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपाली जी, बहुत सारा नमस्कार। और यहाँ पे जितने भी मौजूद हमारे साथी हैं, कविता प्रेमी साथी हैं, दोस्त हैं, उन सबका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और शुक्रिया। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या वे आपसे सवाल कर सकते हैं लाइव के दौरान। बिल्कुल, अगर मैं उस लायक हुआ जवाब देने की तो बिल्कुल मैं कोशिश नहीं, करूंगा मुझे देने की। लगता है कि सर बहुत यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं वो जरूर बहुत सारा कुछ यहाँ से आपसे सीख कर जाएंगे। मुदित भी जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं वो। मुदित से तो हम खुद सीखते हैं। ये तो आपका खैर बड़प्पन है। बहुत सारी कविताएं, आज मैं दिन भर से आपकी ही कविताएं पढ़ रही हूँ, ताकि उनसे भी बहुत अच्छा। सारे सवाल, सबसे अच्छे सवाल तो उन्हीं से ही निकल सकते थे। तो एक सवाल है मेरा सबसे पहला कि आपकी कविता है जिसकी एक लाइन है कि तकनीकें सुविधाएं उगलती हैं लेकिन क्षमताएं निगल जाती हैं। जी। तो जिस तरह आज हम मोबाइल तकनीक का ये जो जमाना है, खास तौर पे जब हम कवियों के बारे में बात करते हैं, तो वो यहाँ पे जो वायरल होने की जो होड़ है, जी। ये इस तकनीक के कारण फटाफट कि उनको प्रसिद्धि मिल जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आपको लग रहा है कि इसके कारण उनकी भी क्षमताओं में कमी आ गई है, उनके हाँ, कवित्व में कमी? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्षमता तो हर हर किस्म की क्षमता है, चाहे वो याददाश्त वाली क्षमता हो, चाहे हाथ से लिखने वाली क्षमता हो, या फिर शारीरिक क्षमता हो। तो जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं, जी। सोचने समझने की, यहाँ तक कि कल्पना करने की, अब तो हम्म। एआई आ रहा है, तो आप ये जी। समझेंगे कि क्रिएटिविटी की भी क्षमता, कल्पना करने की भी क्षमता पर हमला हो रहा है, असर हो रहा है। जी। तो वो जो मैंने जो बात लिखी है वो साइकिल के परिप्रेक्ष्य में है, जी हाँ। कि जब साइकिल कोई चला रहा है और साइकिल चलाना सीख रहा है, हम्म। तो कैसे एक मनुष्य के साथ है। और जैसे ही एक वो दो पहिए, हालांकि वो तो तकनीक का बहुत छोटा रूप है, और अब तो हम हाँ। तकनीक के हम्म। मामले में बहुत आगे निकल गए। हम्म। सोचा नहीं था, मैंने भी उस समय नहीं हम्म। सोचा था जब वो हम्म। पंक्ति दिख रहा था। लेकिन वो देखने में आया कि वो जो दो छोटे छोटे पहिए जब टेक्निक के रूप में, टूल्स के रूप में उसके साथ लग गए, तो उसके साथ वाला एक जो दोस्त था वो वहां से नदारद हो गया। जी। तो वो जो मनुष्य का जो साहचर्य है, उसके साथ जो बातचीत है और जो बॉन्डिंग है, वो वहां से चली गई। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वो तो एक सिर्फ एक प्रतीक है, हम्म। लेकिन और हर जगह से वो जो मनुष्यता का जो साहचर्य है, बॉन्डिंग है, वो कम होती जा रही है। जी। तो जो लाइक शेयर वाला है उसके कारण भी जो फटाफट वायरल होना चाह रहे हैं लोग या प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं कि हाँ, हाँ, इतने शेयर हो जाए, इतने लाइक हो जाएं,
तो इस हाँ ये जो तकनीक है इसने उनकी उस हाँ क्षमता को भी कम किया है कि वो और हाँ, अच्छा अरे वो लिखें। हाँ, नहीं उसमें तो वो थोड़ी सी शायद थोड़ी सी अलग बात हो रही है उसमें। हुँ, बात ये है कि हाँ, आपकी बात तो सही तो है। हुआ ये कि जब मतलब मेरी पीढ़ी ने कविताएं लिखना शुरू किया हाँ, 1995 से लेके 2010 तक की, तो उस हुँ, समय इतना ज्यादा मतलब फेसबुक और ये सब तो बिल्कुल नहीं था। तो ये मान के चलो कि सोशल मीडिया या इंटरनेट जैसे माध्यम बहुत कम थे। तो हुआ ये कि हमने हम कविता लिखते थे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हमें उन कविताओं को लिफाफे के अंदर एक और हुँ, छोटा सा लिफाफा या फिर पोस्ट कार्ड रख कर उसको पोस्ट करना है, और लगभग हफ्ता भर, कम से कम हफ्ता भर उसके पहुंचने की राह देखनी है कि हफ्ता भर तो वो पहुंचने में लेगा। हुँ, उसके बाद फिर शायद महीना भर हुँ, या और ज्यादा हुँ, हुँ, उसके जवाब आने में लगेंगे हुँ, कि आपकी कविताएं स्वीकृत हो रही हैं या नहीं हो रही। हुँ, तो उसमें बहुत धैर्य की एक बात हुँ, होती थी। तो खैर ये बात सही है कि तकनीक आने से इन सारी चीजों पे असर तो पड़ेगा कि हाँ, अब वो धैर्य नहीं रहा। हुँ, और आपने जैसे फरमाया, एकदम सही फरमाया कि हम कविता कुछ भी लिखा हमने और पोस्ट किया तो हम एक लाइक और उसकी उसके उसमें पड़ जाते हैं, उधेड़-बुन में पड़ हुँ, जाते हैं। लेकिन असल में हो क्या रहा है कि बहुत कम ऐसे शुभचिंतक हम सबके होते हैं, हम सबके भाग्य में बहुत कम ही शुभचिंतक होते हैं हुँ, कि जो उसके बारे में कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि ये अभी ठीक नहीं है। हुँ, पहली बात तो ये। हुँ, दूसरी बात ये कि ये भी होता है कि हम एकदम से कोई भी निर्णय किसी पर देना, किसी रचना पर, हुँ, वो भी हुँ, ठीक नहीं समझता। मैं खुद ठीक नहीं जी, समझता जी, कि हम जी, किसी भी रचना पर एकदम से निर्णय ले लें हुँ, कि यार ये अभी ये नहीं है। तो वो निर्णय कौन लेगा? वो हाँ, निर्णय रचनाकार खुद ही लेगा, खुद ही को लेना है हुँ, कि अब उसकी भी जो प्रक्रियाएँ हैं, हुँ, वो ये प्रक्रिया वो आजकल की जनरेशन के पास थोड़ी-सी निश्चित रूप से कम हुई है कि हुँ, हमने कोई रचना लिखी, तो अभी कोई जल्दबाज़ी ना करें कि हम उसको किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया पे डालें। हुँ, लेकिन यदि डालते भी हैं, हुँ, चलिए डालें, बिल्कुल, उसमें कोई बात नहीं, आप डालना चाहिए क्योंकि एक लेखक अगर आप हैं, तो आपके पास यही एक माध्यम है। और अभी जैसा माहौल पूरा है, चाहे वो सांप्रदायिकता का माहौल हो या युद्ध वाला माहौल हो या कुछ भी ऐसी बातें जो हर किसी को लगता है कि हमें अपनी आवाज उठानी है, हुँ, तो बेशक उसको वो कविताएं तो लिखनी चाहिए, पोस्ट करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वो उसको भी अंतिम प्रारूप न मान ले, हाँ, उसको उसको हाँ, पकने दे, उसको पकने दे, उसके उसकी प्रशंसा के लिए वो जल्दबाजी ना करें कि हुँ, ये मुझे हुँ, प्रशंसा मिल गई तो अब मैं जल्दी जल्दी इसको पुस्तकाकार हाँ, के रूप में ले लूं। तो हाँ, किताब छपवाने का भी एक बड़ा जो एक बहुत हुँ, जल्दबाजी वाला हुँ, मामला है। वो धैर्य से ही चलें, निश्चित रूप हुँ, से अपना काम करते चलें, लिखते चलें, हुँ, पोस्ट भी करें, हुँ, उससे कोई ऐतराज नहीं है। हुँ, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता है, क्योंकि हर रचना अपना एक समय लेती है पकने का, जी, और जब वो खुद रचनाकार धीरे-धीरे उस बात को समझता है हुँ, या उसको समझाने का एक माहौल, एक हुँ, वो हमको बनाना है हुँ, कि उसके ऊपर वो थोड़ा-सा इंतज़ार करे। हुँ। शुक्रिया। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको ये लगता है कि अब मैंने ये पोस्ट कर दिया और ये वायरल हो गया, इसको 500 लोगों ने शेयर कर दिया है और ये तो इतना आगे पहुंच गई, लोग लगातार मेरे रील्स देख रहे हैं, तो उसके मन में ये एक विचार भी आ जाता है कि लोग तो पसंद कर रहे हैं, तो इसमें खराब क्या है, इसको मैं खराब क्यों मानूं, इसमें तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो वही वाली बात है कि अब जी, उसमें जी, आप बताइए? बोलिए। तो इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट हो, तो तब उसको खुद का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए कि ये कविता अभी और सुधार मांगती है, भले ही इसको लोगों ने पसंद कर लिया। जी। उसके लिए तो जैसा कि मैं भी सुनते आया हूँ और जैसे मैंने भी अनुभव किया है कि हम्म। पढ़ना तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी हाँ, है। हाँ, और वो अध्ययनशीलता से मतलब सिर्फ मैं भाषा के शिल्प की बात नहीं कर रहा हम्म, हूँ। आमतौर पे हम अध्ययन करने को भाषा के शिल्प से झट से जोड़ लेते हैं कि हम्म, भाषा इस तरीके से हाँ, सजाई गई है या संवारी गई है। तो भाषा के शिल्प तो है ही, मुझे लगता है वो हम्म, सबसे अंतिम प्रारूप के रूप में भाषा का शिल्प आता हम्म, ही है। उसका हम्म, विन्यास कैसे होगा, शब्द की जमावट कैसी होगी, सब कैसे होंगे। लेकिन बीच में जो बात आती है, वो है एक तो आपके मन में जो भी विषय वस्तु आई है, कंटेंट आया है, उसको आपने देखा कैसे है? हम्म, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ये विचार कर रहा था कि
देखा क्या है और देखा कैसे है, ये सारी जो रचनाशीलता हमारी जो कविता है, अगर मैं कविता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो आपने किसी परिदृश्य में देखा क्या है, जी चाहे वो इतिहास की बात हो, आज की एकदम आज की वर्तमान की बात हो, इजराइल हमास युद्ध की बात हो, या फिर किसी भी तरह की बात हो, तो आपने देखा क्या है और वो किस तरह से आप उसको देखते हैं, कैसे देखा है, तो वो अब फिर आप देखेंगे कि उसमें आपकी विचार प्रक्रिया, कुछ जी अपने खुद के आइडियाज होंगे, विचार होंगे, हम्म कुछ कल्पना आपकी अपनी मौलिक होगी, है ना, क्योंकि विचार तो चलिए मान ले जाए कि कुछ चीजें बहुत सार्वभौम होती हैं कि अहिंसा का हमें पक्ष लेना है, हमें न्याय का पक्ष लेना है, जी हमें हमें प्रेम का पक्ष लेना है, मनुष्यता का पक्ष लेना है, लेकिन इसमें क्या वो जो आपकी जो कल्पना है, जो आपको अलग आपकी दृष्टि को एंगल देगी, वो कल्पना आपको भी कुछ खड़ा कर रही होगी, वो आपको आपकी रचना को एकदम अलग आयाम दे रही होगी। तो जी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप अध्ययन करते करते सीखते हैं, और लिखने के बाद में वही वाली बात है कि लिखने के बाद में उसको आप रखने रखें, और यदि पोस्ट भी हो गई है तो उसको ये ना समझें कि अब ये फाइनल हो गई, क्योंकि हम कविताओं के लेखन में बात करते तो हम निश्चित रूप से ये अपेक्षा करते हैं कि अब ये पुस्तकाकार रूप में शाया होगी। जी 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 तो हाँ, तो पुस्तकाकार रूप में शाया होना भी लगभग 95% फाइनल होता है या 90% फाइनल होता है, उसमें भी फिर भी गुंजाइश जी हाँ बची रहती है। जी कई कवि ऐसे कहते हैं कि मैं किताब के रूप में प्रकाशित होने के बाद भी कुछ कुछ कविताएं मैं फिर से उसको संशोधित करते रहता हूँ, करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कई बार, कैसा लगा कि पुस्तक में आने के बाद भी उसमें कुछ चीजें बची रही, तो ये कैसे होगा, ये प्रश्न तो हमेशा ही बना रहेगा। और इसके लिए कुछ क्लब्स, मतलब क्लब्स यानी कि जैसे रीडिंग क्लब हैं, और जैसे मुदित हमारे भोपाल में है, जो लगातार ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ लोग जुड़ें, कविताएं लिखें, कविताएं पढ़ें, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये बहुत एकांत की बात, एकांतिक साधना है, मतलब हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है, कोई किसी को कितना बताएगा कि तुम इसमें ऐसा करो वैसा करो, तो वो सुधार जो है वो दूसरों के द्वारा करवाए जाना तो बहुत अच्छी बात नहीं है। जी हाँ और फिर आप कब तक करवाएंगे, जैसे मान लिया जाए कि मैं अगर किसी के सामने हूँ और किसी ने कोई कविता लिख के लाई और कहता है भैया बहुत लाइक आ गए, अब आप इसको ठीक कीजिए, तो मुझे लगता है ये भी कोई सही विकल्प उसका नहीं है। सही विकल्प यही है कि वो आसपास जितनी कुछ कविताएं वो पढ़ रहा है, उनको पढ़ते हुए और खुद के ही विचार को ये मानते हुए कि इसमें विचार के स्तर पर क्या ठीक है कि नहीं, ये मनुष्यता के विरोध में तो कहीं नहीं जा रही है बात, अगर मनुष्यता के पक्ष में है तो उसमें कल्पना कितना साथ दे रही है, उसमें उसमें बिंब कितना मदद कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपकी भाषा, वो कितना मदद, भाषा से मतलब वो ये मेरा शिल्प के रूप में कि उसमें कितना गद्यात्मकता है, कितनी लय है, कुछ और भी है क्या, छंद भी है क्या, या फिर क्या है उसका स्वरूप। तो ये लगता है कि फिर भी आदमी अकेला ही रहता है, और मुझे लगता है वो अकेले से ही उसको सीखना चाहिए, खुद ही सीखना चाहिए, और करते करते, और मेरे इस बोलने से आप ये भी समझ रहे होंगे कि हम अभी परफेक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि परफेक्ट हो जाए। जैसे आपने बताया कि तो किताब छपने के बाद भी कितनी सारी गुंजाइशें रहती हैं कि उसको हम और ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं अरुण कमल जी के ही उसको सुन रहा था साक्षात्कार को, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि मेरे साथ भी होता है कि किताब छपने तक, मतलब कि प्रेस में जाने तक लगातार 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 उसमें संशोधन चल रहा है, और जब छप के आ गई तो शायद फिर देखने का मन नहीं हुआ कि अब उसको क्या देखना सब, लेकिन फिर भी कभी देखी हमने, तो देखी कि तो लगा कि इसमें कुछ है, अभी बात है ऐसे। तो ये उनका कहना था, लेकिन ये चीज से मैं भी सहमत हूँ, मतलब मेरे साथ होता है इसलिए मैं सहमत हूँ कि फिर भी हमें उसमें लगता है कि कुछ बात है ऐसी। तो जब हम बात देखते हैं कि एक शब्द आता है जो जिसको हम चालू भाषा का शब्द बोल सकते हैं, वो है झोल। अब वो झोल के क्या निहितार्थ है, ये तो सब अपने अपने तरह से समझ सकते हैं कि वो जो एक कविता में जो कसावट है वो कहीं ना कहीं खो रही है, एक कसावट है जो कहीं ना कहीं खो रही है,
उसको मतलब अति जिसकी जरूरत नहीं है उसकी लंबाई बढ़ रही है। एक बात तो झोल का मतलब Yeah. ये है कि उसमें अतिरिक्त कुछ लंबाई आ रही है, कुछ ऐसे तत्व आ रहे हैं जिसकी उस कविता को जरूरत नहीं है, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जिसके बिना वो कविता काम करेगी। हाँ और कविता और कितनी संश्लिष्ट हो और कितनी छोटी हो और उसमें मुहावरा मतलब उसके बिंब उसका मुहावरा कुछ ऐसा हो कि जो कम शब्दों में व्यापक अर्थ दे सके, एक पंक्ति में बहुत सारे अर्थ खुल सके। Yeah. तो ऐसी जब तक हम उस प्रैक्टिस से नहीं गुजरेंगे तब तक वो जो है वो कविता में झोल बना रहेगा, और ये झोल को ही ठीक करने की सतत प्रक्रिया है, बाकी परफेक्शन के रूप में ऐसा कुछ नहीं। जी, मतलब कुल मिलाकर ये है कि धीरे धीरे पढ़ते हुए, सीखते हुए, अध्ययन करते हुए ही कोई व्यक्ति ये तय कर सकता है कि वो कितना अच्छा लिख पा रहा है और कितना और अच्छा लिख सकता है। एक एक सवाल और है सर, जी दीपा जी, इसमें एक बात और मैं हाँ ये जोड़ना चाहूंगा हाँ जी सर कि अभी तो कि हम देखते हैं कि अभी पिछले कुछ समय से लेखन के बारे में काफी कार्यशालाएं होने हाँ लगी हैं, और जी हाँ और जी एक तो माहौल बना है, और जो माहौल हमारे समय नहीं था और भी पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो निश्चित रूप से, और इसमें मुझे लगता है युवा ही इसमें बहुत सक्रिय है, युवा बहुत ही सहृदयता से इसमें आगे आए हैं, सक्रियता से आगे आए हैं, और ये कविता के प्रति, साहित्य के प्रति उनका प्रेम ही है कि जो लगातार लिखने और पढ़ने की बात युवाओं में, नई पीढ़ी में वो पैदा कर रहे हैं। जिस फिर से अभी हमारे भोपाल में एक ग्रुप है जो मुझे उसको संचालित करते हैं, और ऐसे कई जगह हैं जहां पर युवा बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं लिखने पढ़ने के बारे में, और खासकर लिखने के लिए वो प्रेरित करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है कि यहाँ पर पढ़ने का अवकाश जो है वो हम सबके जीवन में, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि बहुत कम बचा है, और हम नहीं मतलब हम बहुत कम पढ़ पा रहे हैं। और क्या होता है कि जैसे ये जो मोबाइल नाम का जो मीडिया है, मतलब माध्यम है, या फिर लैपटॉप नाम का जो माध्यम है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि साइड में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। मैं अगर मोबाइल की बात करूं तो जैसे मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ कोई भी ब्लॉग पे किसी उसमें, तो नोटिफिकेशन आते हैं और वो मुझे ललचाते हैं कि मैं झट से व्हाट्सएप पे चले जाऊं, झट से किसी और पे चले जाऊं। तो पढ़ना जो एक बहुत ही एकांतिक साधना है, पढ़ना जो बहुत अपने आप से बात करने जैसा, अपने आप से मिलने जैसा है, और बिना अपने आप के कक्ष में, मतलब बिना एकांत में गए आप रीडिंग संभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम किताब खोलकर बैठे हैं या मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आसपास जो भी कुछ गतिविधियां चल रही हैं, जो आवाजें आ रही हैं, ये आपको लगातार बाधित करती है। तो बात यह है कि हमारा पढ़ना बहुत कम हो रहा है। किताबें बिक रही हैं, लेकिन उस बिक्री से मुझे संतोष नहीं है कि मान ले जाए कि आपकी किताब बहुत बिक गई, कई सारे एडिशन आ गए, लेकिन वो ये भी होता है कि आपके कुछ चाहने वाले जो हैं वो किताबों को खरीद लेते हैं, सिर्फ आपसी प्यार के मामले में और आपके रिश्ते के उस मामले में, कि चलो हम आपको चाहते हैं, हमने आपकी किताब खरीदी, हमारे पास भी आपकी किताब है सर, हमारे पास भी आपकी किताब है, साइन भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन पढ़ने का समय किसके पास है? तो पढ़ना हमारे जिंदगी से बहुत कम हो गया। तो हो क्या रहा है कि हम लिखने पर बहुत जोर तो दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने पर हमारा जोर कम है। तो इस प्रकार की भी कार्यशालाएं या इस प्रकार के माहौल में कार्यशाला हो सकता है कि अधूरा शब्द हो या गलत शब्द हो, लेकिन ऐसे माहौल बनाए जाने चाहिए कि वहां पर युवा हो, बच्चा हो, किसी भी उम्र का आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, वो सब आए और सिर्फ पढ़ें। अब वो कितने घंटे पढ़े, पूरा दिन पढ़े या 6 घंटे पढ़े या 3 घंटे पढ़े या 1 घंटा पढ़े, फिर ब्रेक ले, फिर चाय, फिर जो भी कुछ हो, लेकिन वो पढ़ने के लिए हमें माहौल बनाने की बहुत जरूरत है। हमारा पढ़ना बहुत कम हो रहा है, तो और इस पढ़ाई के बिना हम लिखने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमें अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा। एक बात ये, और दूसरी बात जो मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था, जब मेरे ये पहले कविता संग्रह का यहाँ पर विमोचन हुआ, सुबह से मैं कुछ अलग ख्याल में था, तो मैं सोच रहा था कि मेरे लिए भी
और हमारे सारे युवा साथी जो खासकर नई जनरेशन है जो अभी लिखना पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जी उनके लिए और जी सभी के लिए वो ये कि हम लिखने पर जोर दे रहे हैं और पढ़ने पर भी जोर दे रहे हैं। ये दो बातें, अभी मैंने पढ़ने पर जोर दिया, लेकिन एक तीसरी जो बड़ी चीज है जो हम सबको बहुत उसको समझना चाहिए, वो ये है कि हम कवि बनने पर हाँ कितना जोर दे रहे हैं। है ना? कवि बनने पर कितना जोर दे रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कवि और कविता ये दो जी बहुत अलग अलग चीज है। हाँ तो कवि जो है वो एक व्यक्तित्व है बहुत अलग, हम्म, जो बहुत संवेदनशील है, उदात्त जी है और न जाने कितने जीवन मूल्यों से भरपूर है वो। अब आप सोचिए कि क्या वो एक दिन में बन जाएगा, हम्म, या फिर कुछ कविताएं लिखने से वो कवि व्यक्तित्व बनेगा? जी नहीं, वो मुझे लगता है कि कवि व्यक्तित्व की जो साधना है, मतलब जो प्रक्रिया है, साधना भी नहीं प्रक्रिया है, वो निरंतर है। वो जन्म जन्मांतर भी तक भी कहें तो भी कम है। तो एक जन्म में कवि होने की जो निरंतरता है, वो मुझे लगता है कि अंतिम सांस तक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी कविताएं हमने लिख ली, कई पुस्तकें आ गई, तो भी जी कवि बनने की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो हमें उस कवि बनने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जितने भी हम वाद संवाद करते हैं, कविता जी शिविर करते जी हैं, जी हाँ, कविता की कार्यशाला करते हैं, हम्म, तो इसमें हमें ये अवसर हमें मतलब बनाने चाहिए, खासकर नई पीढ़ी के सामने। क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो सिर्फ लिखने से शुरू कर रही है, अभी अध्ययन से भी शुरू नहीं कर रही हम्म, है, वो लिखने से शुरू कर रही है, फिर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रही है। लेकिन इस लिखने और इस पढ़ने के बीच एक जो आपके भीतर जो व्यक्तित्व बनना है, कि वो देखेगा कैसे, किस क्या देखेगा, कैसे देखेगा, और उसको ये समझ है कि नहीं कि वो मनुष्यता की बात कहाँ पर है, हम्म, जीवन मूल्य क्या है। हम्म, तो इनका विकास जब तक नहीं होगा, या इनके विकास की जब तक बात नहीं होगी, तब तक वो लिखना और पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म का है। शुक्रिया। जी बहुत अच्छे से सारी चीजें आपने समझाई सर। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो निकल सकते हैं, जिनको बारीकी से जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नया सीखने के लिए यहाँ जुड़े हैं, वो सीख सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आपने बताई हैं। अ, इसके साथ ही एक क्योंकि अगला मैं खुद सवाल। जी जी, हाँ, बताइए सर। बोलिए। हाँ, मतलब मैं खुद सीख रहा हूँ, ये जितनी बातें हैं ये मेरे हम्म लिए ही है। मैं हाँ, खुद जैसे कम आपने पढ़ता हूँ, आपने मेरे कहा भी कि कवि होना एक निरंतरता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी 10 निरंतर किताबें आ गई तो आप सोचे कि हम तो बहुत बड़े कवि हो गए। हो गए। हाँ, कभी होना तो जारी रहेगा, जी क्योंकि वो हर समय देखिए, हम हर समय बदलाव, हर समय जरूरी बदलाव, मतलब कि परिष्कृत होना। बदलाव से जी मतलब है कि और बेहतर इंसान होना, और हम्म, बेहतर इंसान होना। अभी हम्म, हम सब में क्या है कि पहले तो रूढ़ियां इतनी हैं, हम सब इतनी जड़ रूढ़ियों से बने जी हुए शख्सियतें हैं कि अभी हमें बहुत कुछ तोड़ना हमारे भीतर हुए हम्म, होगा। चाहे वो बच्चों के बारे में हो, चाहे स्त्रियों के बारे में हो, चाहे पर्यावरण के बारे में हो। हम इतने जड़ता हमें भरी हुई है कूट कूट के, तो वो एकदम से कैसे होगी? हम्म, कुछ कविताएं पढ़ के थोड़ा असर पड़ेगा लिखने से, लेकिन वो जब तक हम उसको भीतर बदलाव लाने के लिए इस हृदय को ब्रह्मांड जितना विशाल नहीं बना देंगे, तब तक जी वो अधूरापन है। जी बहुत ही सुंदर बात आपने बोली है कि हृदय को ब्रह्मांड जितना विशाल बनाना होगा। हालांकि मुझे लगता है कि सर, जो मैं इससे परसीव करती हूँ कि ये भी अपने आप में एक प्रक्रिया है कि आप अपने हृदय को कितना खोल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वही सवाल है, आपकी एक लंबी कविता से ही, जब कविता पढ़ रही थी आज दिन में, तो उससे मुझे मिला कि हम्म, आपने लिखा है कि कोई कला पूर्ण नहीं अपने में, जब हम्म, संयोग करती है वह दूसरी कला से, हम्म, तभी हो पाती समृद्ध। जहां पर आप एक संगीतकार की बात कर रहे हैं और एक कवि की बात कर रहे हैं, और कवि जब वहां से चला जाता है और संगीतकार उनको ढूंढ रहा है। आपको लगता है कवियों के साथ भी ऐसा है कि आपको लगता है कि किसी और दूसरी कला के साथ वो मिले? हालांकि ऐसा हो भी रहा है कि बहुत सारे कवि हैं वो गायन भी इंक्लूड कर रहे हैं, और अब तो पूरे बैंड्स के साथ उनकी हम्म, कविताएं आ रही हैं, तो उसका स्वरूप उस तरह से भी बदला है और बहुत सारी हाँ, चीजें उसमें सम्मिलित हो गई हैं। पर आपको
आपको लगता है कि और एक कला उसमें और मिलेगी तो और वो समृद्ध होगी, या कविता का अपने आप में होना ही पूरा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है कि पहले तो शुक्रिया कि आपने वो इतनी लंबी कविता पढ़ी, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत जी, करीब है, क्योंकि चलिए तो उस कविता के बारे में बाद में। लेकिन आपने देखिए जैसे कि हम नाटक की बात करते हैं, तो नाट्य कला जी, में आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उसमें ये कहा, उसकी उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सारी कलाओं का समावेश है उसमें, जी, सारी कलाओं का समुच्चय है उसमें। जब आप मतलब नाटक नाटक को अब अगर हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कैसे सभी कलाएं जुड़कर नाटक को समृद्ध और संपन्न जी, करती हैं, नाटक को बनाती हैं। जी, तो आप देखेंगे कि उसमें नृत्य भी है, और नृत्य मतलब सिर्फ नृत्य के रूप में नहीं कि एक नृत्य बना दिया ढा दे ताना दे देना धा दे, वो नृत्य जी। नहीं। वो जब कोई अरे क्या हुआ, तो ये जो मुद्रा है, हाँ, हाँ। ये भी नृत्य का अंग है। ये मुद्रा है जो हमने किया, आइए आइए कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये नृत्य का रूप है। और जब कई चरित्र मिलकर अलग अलग चाल से चलकर आते हैं, कोई कैसा चल रहा है, कोई कैसा चल रहा है, किसी का शारीरिक भंगिमा सबकी अलग अलग है, ये भी नृत्य में आता है। और उसमें संगीत है, तो संगीत में गायन और वादन तो है ही, जी। लेकिन जब सबके अलग अलग पैटर्न ऑफ स्पीच के पैटर्न सबके अलग हुँ, अलग है, कोई संगीतमय ढंग से बोल रहा है, कोई तेज बोल रहा है, कोई मोटी आवाज में बोल रहा है, कोई अरे क्या हुआ ये तो सबके पिचेस अलग हैं। तो संगीत का मतलब ये है, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, साहित्य हुआ, वहां पर स्टेज बना हुआ है, तो मंच सज्जा हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो आप देखते हैं कि नाटक तो सभी कलाओं से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है, एक प्रसिद्ध उक्ति है जो आप सभी जानते होंगे, कि जब आपको अच्छा शिल्प बनाना है तो हुँ, ऐसा कहते हैं कि आप नृत्य सीखिए। जी, फिर आप जब नृत्य सीखने जाएंगे तो नृत्य सिखाने वाला ये कहेगा कि आप अभिनय सीखिए, ठीक है। जब आप अभिनय सीखने जाएंगे तो फिर वो कहेगा कि आप साहित्य की समझ होना चाहिए। अब साहित्य में जाएंगे, फिर वो कहेगा कि आपको संगीत की समझ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो मैंने कहानी शुरू की, हो सकता है ये संगीत से शुरू होती हो सकता है ये नृत्य से शुरू होती हो, लेकिन इस जो उक्ति है, ये जो संपूर्ण कला जगत में ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब ही ये है कि हुँ, कोई भी एक कला जो है वो अपने आप में सब कुछ नहीं है, वो जितनी भी कलाएं हैं उन सबसे पोषित और पल्लवित हो रही है। तो ये तो हो सकता है कि हमारे साथी लोग समझे कि ये तो कहने की बात है, हुँ, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ कविता के संदर्भ में समझते हैं। हुँ, तो कविता देखिए क्या हो रहा है, कविता क्या कर रही है। हुँ, जैसे आप देखते हैं कि जब आप चित्रकला से मान ले जाए हुँ, जुड़े, तो हुँ, देखिए कि चित्र में रंग कितने तरह के हैं, और ये रंग, क्या हम सिर्फ कलर पैलेट्स के रंगों की बात कर रहे हैं, हमारे आसपास कितने रंग हैं फैले हुए। हुँ, आसमान में आप देखेंगे कि 5 बजे के बाद में बादलों के कितने अलग अलग शेड्स हो जाते हैं, हुँ, एकदम लगातार 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 आकाश में रंग बदल रहे हैं। और अंततः 7 साढ़े 7 तक आते आते वो ग्रे और डार्क ब्लैक और उसमें बदल जाते हैं। तो जी, चित्रकला, तो अब आप जैसे रंगों से आपका वास्ता होगा तो आप देखेंगे कि कौन सा रंग कहाँ पर है। और ये कि जैसे आपने ब्रश को देखा होगा और जो स्ट्रोक्स देखे होंगे, तो आप ये देखते हैं कि वो स्ट्रोक्स का टेक्सचर कैसा है, उसमें से क्या पैदा हो रहा है। तो ये हो गई चित्रकला की बात। संगीत को आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो आलाप लेते हुए क्या अनुभूति हो रही है, आलाप क्यों ले रहा है वो, हुँ, और हुँ, आलाप लेना क्या हमारे जीवन में सिर्फ मंच पर ही हो या हो रहा है, या कहीं और भी आलाप है। तो जब हम हुँ, हर एक कला के हर एक अंग को गहराई से देखेंगे, मतलब व्यापकता में देखेंगे, तो हम देखेंगे कि आलाप सिर्फ वो मंच पर उस गायक ने नहीं लिया है, उस गायक ने नहीं लिया है। आलाप हो सकता है कि हमने नहाते समय भी आलाप लिया है, जब जी, आपने अपने कपड़े अंतर्वस्त्र उस अलगनी से उतारे होंगे, खूंटी पर टांगे होंगे, और हीटर का बटन ऑन किया होगा, पानी को देखा होगा, फिर दरवाजा बंद किया होगा, फिर खुद को आईने में देखा होगा, तो ये नहाने का आलाप है। तो आलाप का अर्थ हम दरअसल समझते क्या है, जी, ये एक आरंभ है, हुँ, आरंभ की भूमिका है।
जो आप करने जा रहे हैं उसकी भूमिका है। तो ये तो आपको फिर महसूस होगा कि ये तो जीवन में हर जगह है। जी। द्रुत कहाँ है, द्रुत लय कहाँ है? तो आप देखेंगे कि बाजार में हम जाते हैं, जब वार त्योहार का मौसम है तो सभी कुछ द्रुत लय में है। हाँ। अब ये द्रुत लय, अगर आपने संगीत सुना हुआ है, अगर आपने संगीत के थोड़ा सा भी आप उसमें रमे हुए, तो आपको महसूस होगा ये तो द्रुत लय में है। तो आपको वहां कहने के लिए एक शब्द मिला कि द्रुत लय में, द्रुत लय में। तो इससे क्या हो रहा है कि सारी कलाओं में जाने से आपके पास शब्दावली आती है, उसके जो जो रचना प्रक्रिया है उसके बारे में आपको एहसास होने लगता है। मैं सिर्फ शब्दावली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि चित्रकला से आपके ब्रश, तो मेरी कलम जो है वो जब मैं लिखता हूँ तो एक ब्रश बन जाती है, सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना जी। ही। जी। जी। मैं देखता हूँ कि वाटर कलर में जैसे धुंधले एकदम हल्के से, हल्के हल्के, जब वो पानी पानी से हम फेरने लगते हैं तो लगता है कि रंग है कि पानी है, पानी है कि रंग है। तो आप देखेंगे कि क्या हमारे एहसास भी कुछ ऐसे हैं कि हम ये कहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आंवले की छाया है, अब आंवले की छाया बड़ की छाया से तो बहुत अलग होगी, हाँ। बहुत इकहरी होगी, है ना, बहुत इकहरी होगी। तो हम उसको क्या, हमें वाटर कलर का कुछ एहसास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अन्य कलाएं हमें सिर्फ शब्दावली नहीं देती, बहुत सारे एहसास भी देती है। और ये एहसास जब तक हम उनको बहुत नजदीक से देखेंगे, जैसे मान ले जाए कि आप नृत्य में गए, तो नृत्य में जाएंगे तो देखेंगे वो फिरकनी कर रही है, वो जो नृत्यांगना है वो चक्कर खा रही है। अब वो चक्कर खा रही है तो उस चक्कर खाने से आपको अपने जीवन में कुछ और भी तो याद आता होगा कि यार कोई जी। चीज है जो चक्कर खा रही है। जैसे मान लीजिए अभी दिवाली आ रही है तो हमने एक चक्री जलाई, अब वो चक्री जो है उसको हमने फुलझड़ी से जलाया, वो चक्कर खा रही है। जी। अब मुझे एकदम कथक की याद आई, यार ये चक्कर की कथक तो नहीं कर रही है, 64 मात्रा की ताल है, 64 मात्रा का चक्करदार घेरा है, और उसका घाघरा भी है, चक्री का घाघरा भी है ना, आग आगदार घाघरा है, वो घाघरे में सितारे जड़े हैं। तो देखिए कैसी उसकी उपमाएं, बिंब और कल्पनाएं सारी पैदा हो रही है। तो अन्य कलाएं जो हैं वो सिर्फ आपको शब्दावली नहीं देती, वो आपको बहुत सारे एहसास देती है, आपका सोचने का और कल्पना का विस्तार करती है। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और नई पीढ़ी के लिए तो ये बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि पुरानी पीढ़ी तो पुरानी पीढ़ी ने तो हमें समझाया है कि भाई उसको हम कहते हैं कि सारी कलाओं का जो है अंतर्निवेश है, सम्मेलन है और इंटरप्रिटेशन है। तो नई पीढ़ी को समझना जरूरी है कि जब एक कवि चित्रकला को देखे, नाटक को देखे, सिनेमा को देखे, मूर्ति कला को देखे, और सिर्फ ये नहीं कि ये जो जितने हम कलाओं के नाम लिए, परफॉर्मिंग आर्ट और ललित कला, और भी जितनी जितनी कलाएं हो, जैसे कि रंगोली बनाना है, खाना पकाना है, ये भी कला है। तो जितनी 64 कलाएं हमारे उसमें कही गई है वात्स्यायन के कामसूत्र में, उससे भी ज्यादा कलाएं अब तो फैल गई हैं, अब तो और बढ़ गई हैं। तो हम जितनी कलाओं में हम जाएंगे, देखेंगे, उससे हमारा जो क्षेत्र है सोचने का, देखने का, कल्पना करने का, वो बहुत व्यापक बनेगा। और ये सारे बिंब वहीं से आएंगे, उपमाएं वहीं से आएंगी, और वो आवाजाही जो होगी ना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ये रोचकता पैदा करेगी। शुक्रिया सर, आपने तो एकदम नया आयाम दिया है इनफैक्ट सोचने का कि कैसे हर चीज में संगीत को, चित्रकारी को देखा जा सकता है और उसको सम्मिलित किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुनकर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर मैं आपका जवाब पूरी तरह सुन रही थी। लेकिन इस बीच एक कमेंट मेरे पास आया है, सारंग उपाध्याय हैं, उन्होंने आपके लिए लिखकर भेजा है, तो मैं पढ़ देती हूँ। उपाध्याय जी उपन्यासकार हैं, अभी उन्हीं की ये किताब शाया हुई है प्रकाशन उत्सव में। उन्होंने जो कमेंट आपके लिए लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि हेमंत जी रंगमंच और कविता के बीच एक संसार रचते हैं। काव्य और अभिनय के बीच उनकी ये आवाजाही सृजन के अभिनव सूत्र थमाती है। बीते दिनों उनके एक नए काव्य संग्रह से उनके द्वारा सुनाई गई कविता दृश्य और ध्वनियों की अनूठी यात्रा पर ले गई। उन्हें सुनना मानो कविता का रंगमंच पर उतर जाना था। नए काव्य संग्रह की उन्हें खूब सारी बधाई। हेमंत जी खूबसूरत इंसान और संवेदनशील कवि हैं। जल्दी उनकी कविताओं से उन्हें और करीब से जानने का प्रयास होगा। बिल्कुल सारंग, बहुत सारा शुक्रिया, और आपको भी आपके सलाम बॉम्बे उपन्यास के लिए बहुत सारी शुभेच्छाएं।
और उस दिन बहुत अच्छी बातचीत की राजेश बादल ने, और मैं निश्चित रूप से इसको पढ़ेंगे, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। शुक्रिया आपके उत्साहवर्धन के लिए, जी। शुक्रिया। तो सर आपके इस कविता संग्रह में से एक दो कविताएं अगर आप सुनाना चाहें, जो हमारे दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको भी। जी हमारी बिल्कुल। हमारी उम्र का कपास। जी, हमारी उम्र का कपास। जी अभी मैं इन कविताओं को आज आपको सबको सुनाने के लिए मैं निकाल ही रहा था, लेकिन एक बहुत ही अलग आज इन कविताओं के साथ मेरा सुनाने का या आपके सामने रखने का एक बैकग्राउंड पूरा बदल चुका है। बैकग्राउंड जैसे जी कि आप जानते हैं दोस्तों कि 14-15 दिन हो चुके हैं इसराइल ने हमास जी हाँ पर जो जी आक्रमण किया है, तो जी उसमें बच्चों के साथ जो घोर वो हुआ है, अत्याचार हुआ है, बच्चे बच्चे कितने बड़ी तादाद में मारे गए हैं, लगभग 1,500 तो अखबार में आए हैं। जी तो अब ऐसे समय में मैं देखता हूँ कि मैंने जब ये कविताएं सन 98 के आसपास से लिखना शुरू की थी, तो उस समय माहौल जो था वो, अब चूंकि बात निकली तो मैं थोड़ा सा आपको ये पीछे मैं ले जाना चाहता हूँ। समय है ना अभी अपने पास दो हाँ हाँ पाँच सर, दस मिनट बहुत समय है, जी बहुत समय है, जब तक आप सुनाना चाहें। तो जी जी तो थोड़ी सी इसकी भूमिका मैं ये रखना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने कविता लेखन या कविता के जीवन की शुरुआत की, तो आमतौर पर होता तो ये है दोस्तों कि हम प्यार मोहब्बत और इश्क मोहब्बत की कविताओं से, शायरी से शुरू करते हैं, जो एकदम सहज बात है और यही मुझे लगता है होना भी चाहिए। लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने अपने कविता जीवन की शुरुआत की, तो शुरू से ही शुरुआत में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर कोई माँ है या कोई अभिभावक है या पिता है। कहने का मतलब है कि मैं बच्चों के संसार में प्रवेश कर गया। तो ये इश्क मोहब्बत के संसार में मैं अभी अभी प्रवेश करना शुरू किया है। लेकिन जब मैंने कविता जीवन की शुरुआत की, तो मैं बच्चों से जुड़ गया। अब बच्चों से कैसे जुड़ा कि निश्चित रूप से मेरी मेरी कोई संतान नहीं है, उस समय भी नहीं थी। तो मैं बच्चों से जुड़ा उसी के आसपास। नीलोत्पल हमारा खास दोस्त है और कवि है, जी इस समय का जाना माना कवि है नीलोत्पल। नीलोत्पल को मतलब नीलोत्पल को बेटी हुई थी। जब होने वाली थी तो ये मान के चलो कि नीलोत्पल को संतान होने वाली। अब उसको बेटी हुई 2001 में या 2000 में बेटी हुई। तो उसी के आसपास 1-2 साल पहले से कविता लिखने की शुरुआत हुई थी। उसका नाम है कनुप्रिया। जी अब कनुप्रिया के साथ में रात दिन खेलना, उसको आकाश के बादल दिखाना, उसको चिड़िया दिखाना, सब कुछ करना। पर बात सिर्फ कनुप्रिया तक सीमित नहीं थी। बात ये थी कि मैं जहां जहां पर कहीं उज्जैन की बात है, जहां जहां पर भी अपने शहर में निकलता, चाहे मंदिर में, चाहे प्लेग्राउंड में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, कहीं रास्ते में, कहीं पे भी बच्चे खड़े दिख जाते, तो मैं दौड़ कर जाता और उनको चूम लेता, उसको उसको गोद में उठा लेता, बाहों में भर लेता और उसको उसके सिर पे थपथपा देता, उसको प्यार कर लेता, उससे उसका नाम पूछ लेता, उसको कुछ उससे उसके साथ कुछ मजा मजा कर लेता। टोड़ोड़ा टाऊ टाडा बम बम बोले बाबा बो, कुल्लू कुल्लू बाबा, ऐसा कुछ कर लेता। तो ये जो बच्चों का संसार मेरे भीतर विकसित होने लगा, ये ऊपर वाले की कुछ बहुत अलग नेमत है। तो उससे ये हुआ कि बच्चों पर केंद्रित कविताएं मेरे भीतर आने लगी। तो एक बात तो ये है कि नीलोत्पल की बेटी की एक बात है, और दूसरी बात है कि उन्हीं दिनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जी की कविता मैंने पढ़ी। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। तो इस कविता को पढ़ा मैंने, और उसके बाद फिर मैंने शायद कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में उसको संगीतबद्ध भी कर दिया। और नीलोत्पल के यहाँ मैं गया, उसको कहा कि भाई ये धुन बनी है। हम्म पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इस कविता का मेरे जीवन में ये रहा एक बड़ा जो प्रभाव उसने जो मुझे दिया या मैंने उससे जो लिया, वो है कि तू नाम का एक मुहावरा। तू
तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तो मुझे यहाँ से समझ में आया कि यार एक बात तू है, तो ये तू मैंने पकड़ा। तू से मेरा मतलब ये था कि हम जैसे मान ले जाए कि मैंने कोई कविता लिखी गबलू पे, अब गबलू तू ऐसा है, गबलू तू वैसा है, गबलू ने ये किया, गबलू, तो ये गबलू 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 हो जाएगा। तो मैंने एक बात ये समझी कि मैं क्या करूं कि गबलू को रख दूं ऊपर कोष्टक में गबलू के लिए, और उसके बाद में उससे खूब सारी बातें करूं कि भाई तू ये, तेरे साथ ये, तेरे तेरे खिलौना ये वो। तो मैंने वहां से तू नाम का एक मुहावरा पकड़ा, जी। और उसके बाद फिर चीजें शुरू हुई। और टुईया गुइया वाली जो कविता है, जो बाल साहित्य विशेषांक में 2006 में प्रभाकर श्रोत्री जी ने नया ज्ञानोदय में छापी थी, सबसे पहले ही पेज पर वो कविता थी। टुईया गुइया ढेम्पुला की चुईया, अब्दुन भेला ठुनठुन केला, बीन भनक्कम भुइया, हगनू पटला झपड़तो पटला, शुकमट टम टम ठुइया, गजगन चिंबू छुकछुन लिंबू, झलबुल टोला ढुइया, टुईया गुइया ढेम्पुला की चुईया। तो ये ऐसे साउंड्स कुछ दिमाग में आए, बहुत सारी चीजें आती गई। तो वो समय ऐसा था कि मैंने बच्चों के संसार को बहुत नजदीक से देखने, जानने, समझने की कोशिश की कि बच्चे जब रो रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, जब हंस रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, जब बच्ची सोई है तो कहाँ चली गई है, और जब बच्ची सोई है तो उसकी गेंद जो है वो क्या सोच रही है, जब बच्ची खेलने कूदने में चली गई है तो उसका जूता उस समय क्या सोच रहा है, और जब बच्ची मतलब खाना खा रही है तो उस समय आकाश का बादल क्या सोच रहा है, वो चिड़िया क्या सोच रही है, वो जो चिड़िया फुदक फुदक के आई है वो उसकी थाली में बैठ जाना चाहती है। तो मैं सोचता हूँ कि तू थोड़ा उसको उसको भी देख ले, उसको भी दो दाने उसको भी चुगने दे अपनी थाली में से। ऐसी बहुत सारी बातें जो बच्चों के संसार के अंदर मैंने प्रवेश करने की कोशिश की। तो ये उन्हीं दिनों की कविता है, लेकिन आज स्थिति इतनी बदल चुकी है कि आज जब हम लगातार टीवी पर, अखबारों में रक्त रंजित बच्चों के चेहरे देख रहे हैं, उनकी लाशें देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन कविताओं का क्या औचित्य है, या ये समय कहाँ पर चला गया, ये प्रश्न मैं अपने आप से जी। करता हूँ। कुछ कविताएं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। हंसी का रंग हरा होता है जी। हर बच्चे के लिए, और मुझे लगता है ये जितना बच्चे के लिए उतना पृथ्वी के लिए भी है। हंसी का रंग हरा होता है, जहां जहां भी हरापन है, तेरे ही खिलखिलाने की अनुगूंज है वहां वहां। कल्पना का रंग होता है आसमानी, जहां तक पसरा है आसमान, तेरी कल्पनाओं के दायरे में आता है। जिद का रंग होता है बहुत गहरा, जिद का रंग होता है बहुत गहरा, इतना कि एक बार जिस चीज की रट लगा लेती है तू, हमारी किसी भी समझाइश का रंग चढ़ता ही नहीं उस पर। और रोने का रंग, वो तो किसी रंग जैसा होता ही नहीं, क्योंकि जब रोती है तू, रंगों के चेहरे पड़ जाते हैं फीके। रंग जिनकी इच्छा भरपूर चटकीलेपन में जीना, रंग जिनकी इच्छा भरपूर चटकीलेपन में जीना, चाहते हैं पृथ्वी भर हरापन, क्योंकि तेरी हंसी का रंग हरा होता है। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर कविता है सर। एक सवाल और है, बीच में जो निकल गया, काफी देर से था वो। अ, वो सवाल था कि कोई भी कवि कैसे तय करेगा कि उसको कौन से रस में लिखना है, और या फिर एक कवि का सामान्य है कि वो सभी विधाओं में लिखे। देखिए, इसको हम जिस ढंग से हम रस भाव को पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से हमने जाना समझा है, जी। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, तो जी। वो
रस तो होगा ही, मतलब रस से मतलब है रस तो पैदा होगा, भाव होंगे, भाव होंगे। और देखिए हमारे हाथ में क्या है, मतलब एक जो सर्जक है, जो रचने वाला है, मतलब इस चीज को हम नाटक के माध्यम से, आप मुझे लगता है बेहतर ढंग से मैं बता पाऊंगा आपको, जी हाँ, कि जी। अभिनेता, जब आप मंच पर अभिनेता को देखते हैं तो अभिनेता उस समय क्या कर रहा होता है? अभिनेता अपने तमाम शारीरिक भंगिमाओं के साथ, अपने तमाम संवादों के साथ, गीत संगीत जो भी कुछ है, अपने तमाम आहार्य के साथ, जो उसने पहना हुआ है, कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी वगैरह सब, उसके साथ वो सिर्फ और सिर्फ भाव में अवस्थित होता है, भाव का संचार उसमें होता है। और वो भाव में अवस्थित है, तो भाव और उसके साथ साथ है व्यभिचारी भाव, मतलब कि एक हो गया स्थायी भाव और है व्यभिचारी भाव, मतलब संचारी भाव वो आते जाते हैं, आते जाते हैं। तो हम संक्षेप में अगर ये समझें कि अभिनेता जो है वो भाव के साथ, भाव उसके अंदर है, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव वगैरह सब कुछ, लेकिन दर्शकों के अंदर रस पैदा हो रहा है। दर्शकों को देखते देखते, आप देखते हो सिनेमा, अपन आप देख रहे हैं और एकदम गुस्सा आ जाए, मार उसको, मार मार मार, और मार और मार और मार, हाँ, है ना? तो ये दर्शकों के अंदर ये सारा पैदा हुआ रस, आप देखेंगे कि मंच पर कुछ और हो रहा है, हमें कुछ और महसूस हो रहा है। तो दरअसल ये सारे भाव से रस पैदा हो रहा है। तो कुछ भी चीज होगी, कुछ भी कला की कोई भी विधा होगी, उसमें निश्चित रूप से भाव होगा, जी। और वो रस जनरेट कर ही रहा होगा। लेकिन अब हम उसको इतने आसानी से उसको ये ना समझे, इतनी सरलता से, जैसे बोलते हैं साधारणीकरण, उसको हम ये नहीं कर सकते कि ये वीर रस की कविता है, ये श्रृंगार की कविता है, और ये करुण की कविता है। क्यों? श्रृंगार में करुण नहीं आ सकता, श्रृंगार के अंदर विभत्स भी हो सकता है, श्रृंगार के अंदर वियोग वियोग संयोग तो हो ही गए, लेकिन श्रृंगार के अंदर जो है वो ये रौद्र रस भी हो सकता है, रौद्र के भाव भी होंगे, गुस्सा भी होगा। तो अब वो, मतलब एक जैसे मैंने पाठ्य पुस्तक का नाम लिया ना, मैं पाठ्य पुस्तक का उदाहरण देना बिल्कुल सही शब्द है, कि हम वहां से समझते हैं कि ये इसकी कविता है, ये इसकी कविता है, ये इसकी, लेकिन रचना ऐसा होता नहीं है, उसमें कई सारे भाव से मिली हुई होती है। थोड़ी देर के लिए मान के चलें कि हम किसी प्रेमी की बात करें, हीरो है, प्रेमी है, और हम कहेंगे कि वाह, वो तो श्रृंगार रस का था रति है, प्रेम, प्रेम से शराब हो रहे, उससे से लेके पांव तक प्रेम से शराब हो रहे, और वो जा रहा है सच संवर कर, बिल्कुल जो भी कुछ उसको पहनना हो कपड़े, सच संवर कर जा रहा है प्रेमिका से मिलने। प्रेमिका ने उसको बुलाया चिनार पार्क में आना 10 बजे। तो उसके मन मस्तिष्क में, शरीर में और मन में प्रेम नामक स्थायी भाव तो है, लेकिन क्या सिर्फ वो प्रेम प्रेम में उसको शंका नहीं होगी कि कहीं उसके माता पिता ने आने को मना किया तो? हाँ, जी हाँ, शंका आ गई, जी, उसको डर भी लग सकता है कि किसी ने वहां देख लिया तो, या फिर उसने इतने खुलेपन से बुलाया, हो सकता है कि वो अपने मुस्टंडे भाइयों को लेकर आई हो जो पीछे खड़े होंगे बेंच के, डर भी लगा उसको, संदेह भी आया, और वो वहां पर पहुंचा, और जहां का मिलने का वादा था वहां पर वो नहीं दिखी, तो उसको गुस्सा आएगा। 10 बजे का कहा, 11 बज गए, ये कोई बात है क्या? मतलब मेरे को तो नहीं ऐसे, तो उसको गुस्सा आ गया। तो आप देखेंगे कि 3-4 उसमें संचारी भाव आ गए, है ना? तो एक स्थायी भाव तो उसमें है प्रेम का, संचारी भाव बिल्कुल बदल गए, कभी संदेह आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी एकदम आवेग आ जाता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज तो बिल्कुल मिलकर रहेंगे, गले लगा लूंगा, ठीक है? तो ये जो संचारी भाव है, तो आप इसको भी क्यों मेजर करते हैं हम लोग, मतलब इसको भी मेजर करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि एक कविता यदि प्रेम पर है तो उसमें जो 33 संचारी भाव कहे गए होंगे, और भी हो सकते हैं, और भी होंगे, तो 33 संचारी भाव मान के चले, तो श्रृंगार में, प्रेम में तो है, लेकिन वहां पर उसका
गुस्सा भी है, अहंकार भी, ईगो आ गया, अहंकार आ गया, एकदम कल्पना में खो गया, स्मृति किसी याद आ गई, स्मृति में खो गया, ये तो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये तो इसका चेहरा तो वैसा लग रहा है, उसके जैसा लग रहा है, बहुत सारी चीजें, स्मृति आ गया, उसमें कुछ मन में कुछ ऐसा लगा कि अरे आज तो नहीं, आलस्य आ गया, कुछ हो गया। तो कविता में भी ठीक ठीक ऐसा ही होता है कि बहुत सारे संचारी भावों से मिलकर बनती है, बहुत सारे स्थायी भावों से मिलकर बनती है। तो उसको हम ठीक ठीक ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो कविता है सितारा रंग या जो इन्होंने लिखी है हताशा वाली बात, तो इसमें ये इसी की कविता है, ये कहना अब ठीक नहीं लगता। पाठ्य पुस्तक में लगता था क्योंकि वो वैसी छाट छाट के रखते थे। जी। अब हमें और विशालता में, व्यापकता में देखना चाहिए। जी। तो जैसे कि लगातार इतनी देर की बातचीत में मुझे ये तो खैर पता चला कि आप पहले से भी पता था कि आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं और रंगमंच के लिए लिखते भी हैं। तो रंगमंच के लिए लिखना सिनेमा के लिए लिखने से कितना अलग है? रंगमंच के लिए क्या लिखना? रंगमंच के लिए लिखना, नाटक लिखना, उस सिनेमा के लिए लिखने से कितना अलग है? अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बहुत अलग बात हो जाएगी, तो मेरा इतना ज्यादा अनुभव भी नहीं है जी। लेकिन फिर भी चलिए, अब आपने बताया तो मैं सिनेमा के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन कुछ न कुछ मैं सोचता हूँ। देखिए, नाटक को जैसे क्या आपको कहूँ कि आप देखें कि सिनेमा में आप ये एक बात का गौर किया होगा कि सब एक छोटा सा अंतर है, बहुत ज्यादा, वैसे बहुत सारे अंतर हैं, और यहाँ पर सब मेरे ख्याल से सिनेमा के और नाटक के जानकार हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ, आप देखें कि सिनेमा में जो संवाद होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत कम होते हैं। पहली बात, सिनेमा के संवाद छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, पूरी फिल्म में थोड़े से मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। और नाटक में आप जब नाटक उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि संवाद बड़े बड़े हैं। जी हाँ, और बड़े बड़े, दो पेज के, जी, 16 लॉ की, मतलब ये कि भाई चाहिए 3 पेज का, चाहिए 16 लॉ की। हाँ, इसमें है, ये वाला नाटक करूंगा मैं। तो ये बात, पहला अंतर तो ये है कि नाटक की जो भाषा की अगर हम बात करें कि नाटक में भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, और सिनेमा में वो जो दृश्य भाषा है ना, वही अपने आप में भाषा है। सिनेमा में ये जो हमारी जो लेखन की भाषा है ये महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कम महत्वपूर्ण भी हो जाती है। लेकिन नाटक में हमें हर एक चीज अभिनेता को बतानी पड़ती है, क्योंकि वो 20 बाय 30 के मंच पर सारा कुछ दृश्य उसको दिखाना है, उसको उसी मंच पर हिमालय पर्वत के भी दर्शन करवाने, समुद्र के भी दर्शन करवाने, खंडहर भी दिखाना है, वसंत भी दिखाना है, सुबह भी दिखानी है, रात भी दिखाना है, ऐश्वर्य भी दिखाना है, 200 साल पहले का समय भी दिखाना है, 100 साल आगे का समय भी दिखाना है। तो कैसे करेगा वो? उसके पास सिर्फ और सिर्फ शब्द है, संवाद है। तो वो संवादों के वहां पर महत्ता, उसकी इम्पोर्टेंस वो अलग है, वहां पर वो ज्यादा है। और सिनेमा में ये अधिकांश काम जो है वो जहां पर आप कैमरा उसको लोकेट कर दो, वो चीज आपको दिखाएगा। नदी बह रही है, पहाड़ है, नदी बह रही है, संतूर बज रहा है, और लड़का है लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो उस दृश्य में नहीं है। हमें बहुत कुछ समझ में आता है, हमें बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन अगर यही बात रंगमंच का अभिनेता, रंगमंच का नायक नायिका से कहेगा तो क्या कहेगा? जी कितने विशाल पर्वत हैं ये, लगभग जब से पृथ्वी पैदा हुई तभी से होंगे ये पर्वत, और नीचे
कहती हुई अलकनंदा, कल 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 करती। ऐसा लगता है कि तुम्हारे केशों में से ही एक कोई लट है जो निकली जा रही है, और ये लट इसी हिमालय से निकली है। तो उसको सब कुछ व्यक्त करना पड़ेगा। तो व्यक्त करना, क्योंकि दर्शकों के लिए उसका संवाद ही फिर कल्पना का माध्यम बनेगा। जी वो जब जी कहेगा तब से कल्पना करने लगेगा। जी वो देखो, जी वो देखो चांद, वो देखो आज का चांद कितना सुंदर है। जी तो वो देखो आज का चांद कितना सुंदर है। हम्म तो वो होगा। तो फिर वो देखो आपका आज का चांद सुंदर है, तो वो उसमें सुंदरता वहां पर उसकी कल्पना होगी। जी तो इसलिए दोनों की भाषा में जो मैं समझता हूँ, जो बहुत बड़ा अंतर ये है कि नाटक में सब कुछ अभिनेता को ही करके दिखाना है, और सिनेमा में अधिकांश काम आपका कैमरे से किया जाएगा, और वहां पर जी सोलोकिस की लंबी लंबी स्पीचों की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। जी लेकिन नाटक में कुछ बात है जो आपको लगता है कि यार ये इसने बोला क्यों नहीं, ये बोलना चाहिए था तूफानी अंदाज में। सिनेमा में वो तूफानी अंदाज की जरूरत नहीं महसूस होती। जी कुछ बात है, बाकी तो जी बेहतर जी जानते हैं। जी सर, बहुत सुंदर आपने समझाया। इसी के साथ एक सवाल और है कि अभी हम जब बातचीत कर ही रहे थे तो आपने शुरुआत में कहा कि किस तरह अभी जो माहौल हो रहा है इजराइल और फलस्तीन के जो हालात हैं और जिस तरह के चित्र लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, तो कवियों से उम्मीद की जाती है कि वो समसामयिक कविता लिखें, लेकिन वहीं पर हाँ। कुछ कवि ऐसे भी होते हैं जो अपने एक जोन में है, वो हमेशा प्रेम कविता ही लिख रहे हैं। ऐसे में उन कवियों की आलोचना भी बहुत होती है कि आप ऐसी स्थिति हो रही है और आप प्रेम कविताएं लिख रहे हैं और अपने रस में डूबे हुए। आपको ऐसा लगता है कि उन कवियों की वो आलोचना ठीक है, होनी चाहिए, या उनको वाकई में उन समसामयिक विषयों पर ही फिर लिखना चाहिए और कविताएं बुननी चाहिए उनके इर्द गिर्द? देखिए बात यह है कि आ, हम हमारा जो माध्यम है, जी सर, आपकी आवाज कट कवि रही का है। माध्यम। आपका वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, जैसे क्या करूं, वाईफाई से कैसे? नहीं, मुझे लगता है शायद ये वाईफाई या मतलब जो भी आपका नेटवर्क इश्यू है उसके कारण हो रहा है। एक मिनट मैं कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा अटक रहा है वीडियो। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ, हाँ सर, अभी अभी आवाज आई। अच्छा आई क्या? अच्छा एक मिनट, हाँ एक हाँ, अभी आवाज बस आई। कुछ कुछ सेकंड और मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ। जी कनेक्ट जी वाईफाई से। एयरटेल जोड़ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा उससे। एयरटेल से एयरटेल आ नहीं रहा है सर, मैं काटता हूँ बस। हो गया, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मुझे डेल करना, कनेक्ट तो हो सर, आवाज तो आ रही है, शायद वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है आपका। नहीं सर, वीडियो तो नहीं आ रहा है अभी भी। आया? आया क्या? हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, आवाज आ रही है। आ गया? आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है? जी
दिख रहा है? आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलू ना? जी सुनाई आ रहा है? जी जी हाँ तो बात है कि हमारा जो मीडियम है, जी तो जैसे कविता है, गीत है और नाटक है, चित्रकला है, तो ये सिर्फ क्या सिर्फ कला है? कला से मतलब है कि सिर्फ ये एक हम इसको ऐसी कोई बात देखें जो सिर्फ हमें आनंदित ही करने के लिए है, और सिर्फ आनंद का ही रिश्ता है इसमें। जी तो हम ये देखते हैं कि ये उससे ज्यादा एक करुणा का रिश्ता है, जी और वो करुणा का तो आनंद है ही, मतलब आनंद तो अंतिम उसका अंतिम परिणति तो उसका आनंद ही है जी सारे रस की। जी लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हम सिर्फ करुणा की बात करेंगे, संवेदना की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम दुनिया से अलग नहीं है, दुनिया से जुड़े हैं, और जी हमारा माध्यम, और हम अपने माध्यम के जरिए ही उसको उससे जोड़ पाएंगे, जी दुनिया से जोड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है वो उसके प्रति हमारे जो गहरे सरोकार हैं उससे हम बच जी नहीं सकते। जी उसको कविता जो है वो सिर्फ हमारी लेखन की कला सिर्फ नहीं है, वो बहुत अंतःकरण की आवाज है। अगर वो जी अंतःकरण की आवाज है जी तो वो उठेगी। अगर जी आवाज, जैसे हम कहते हैं कि कोई आवाज बुलंद करो, जी हाँ तो जी हाँ आवाज बुलंद करो का अर्थ क्या है? जी आवाज बुलंद करो का मतलब है कविता जो है वो एक आवाज है, कविता वो एक प्रतिरोध भी है। जी जी और ये कब हो रहा है? और ये तब होगा जब आप इस सारी सृष्टि को खुद का ही मानो। तो मैंने आपको कवि होने की बात की सबसे पहले, तो जब हम उस कवि होने की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो अभी आपने प्रश्न किया, इसमें बहुत कुछ कमी आ चुकी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति ही कविता लिखेगा, ये मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन जब सारी सृष्टि हमारी है, जब सारी सृष्टि में हम ही है, वो मेरा ही प्रतिरूप है। जो पेड़ है जी वो हाँ मैं ही हूँ, जो नदी बह रही है वो मैं ही हूँ, वो जो पर्वत है जिसको बुलडोजर से काट काट के उसमें से चट्टानें निकाली जा रही हैं, वो मैं ही हूँ। तो ये सारी सृष्टि मैं ही हूँ। तो फिर तो हमें चोट लगी, फिर तो वो आवाज निकलेगी, है ना? आह से उपजा होगा गान। इसका अर्थ क्या है? गान जी इसका अर्थ है, हाँ, इसका अर्थ है कि सब कुछ सब जगह आप हो। अगर आपने कहा कि वो तो वो से फिर वो सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे जो गहरी जो बोलते हैं गहरा तादाद में एक में एकता, एक रूपता, तो एक रूपता जब हम नहीं देखेंगे, सब कुछ एक है, सारी सृष्टि में मैं ही मैं फैला हुआ। तो हम्म नदी के अंदर अगर कचरा, बॉटल, प्लास्टिक ये सब जा रहा है तो मेरा ही दुख है। जी तो तभी तो आप देखते हैं जब जी हम अंदर, नदी के अंदर, झील के अंदर जहाँ जहाँ पे कचरा है, प्लास्टिक है, के अंदर बहुत जहरीले रासायनिक छिड़काव किए जा रहे हैं, तो हमें दर्द क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो हम ही है, हम वहाँ महसूस करते हैं कि वो जो पौधा है वो मैं हूँ, वो जो किसान है वो मैं जी हूँ, उसका दर्द मेरा ही दुख है। उसी को बोलते हैं संवेदना, जी समान रूप से होने वाली है। जी तो ये सारी बातें, वो जो मैंने सबसे पहले जो बात आपसे कही थी कवि होने की प्रक्रिया, तो कवि हम्म होने की प्रक्रिया में हमें यही यही हमें बात करनी है। यही मैं जी आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ, और ये पैगाम मेरे खुद के लिए है। हम्म मैं खुद सबसे ज्यादा अपने आप को संबोधित करता जी हूँ मेरे लिए। जी वो ये कि जितना हम कुछ देख रहे हैं वो बाहर नहीं है, सब कुछ मैं जी हूँ मेरे भीतर। वो वो जितने भी, जिस भी देश में लोग, बच्चे हताहत हैं, वो मेरे बच्चे, मैं ही हूँ। जिसने भी डाला है, जिस पर गिरा है, जिसका जो खून खराब हुआ है, वो मैं ही हूँ। वो जो डालने वाला है उसकी जगह भी तो खुद को रख के देखो। जो गोला बरसाने वाला है, ये मैं मान के चलो ये गोला लेके जा रहा हूँ, और मैं अभी थोड़ी देर बाद बरसा दूंगा हवाई जहाज से, या फिर दूंगा कहीं, उसकी जगह भी खुद को रख के देखो, उसके मन में कुछ तो आ रहा होगा।
कुछ विचार उसमें आ रहे होंगे, कुछ करुणा उपज रही होगी कि कुछ देर बाद ये तहस नहस करने वाला है। जी। अस्पताल में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग हैं, अस्पताल के ऊपर गिरेगा, लोग वहीं के वहीं शैया पर ही खत्म हो जाएंगे। तो वो बम तो कुछ सोचेगा, बम डालने वाला कुछ सोचेगा। तो ये एक कवि को, अभी मैं कवि की बात करूंगा, तो उसको हर पक्ष पर जाकर सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं ना कि वो जो चेस है, वो एक आदमी जब चेस खेल रहा है तो इधर की भी गोटी उसको चलनी है, उधर की भी गोटी चलनी है, और ये चीज नाटककार से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसको सारे के सारे चरित्रों के संवाद से मतलब है कि उसका अंतःकरण उसको झेलना है, उसको बनाना है, वो उसके भीतर है। तो इस ढंग से हम देखेंगे कि हमें कवि बनने की प्रक्रिया पर ज्यादा बात करनी है। तो जो आपने कहा, आपका सवाल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे ऊपर लागू होता है। मैं भी आमतौर पर ऐसी इतनी हर वक्त उतनी संवेदनशीलता मेरे भीतर में नहीं ला पाता। ये मैं अपनी कमजोरी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों चाहूंगा कि ये कमजोरी ये बात जो है हम सब तक पहुंचे। तो बात ये है दोस्तों कि सारा संसार अगर हमारा ही प्रतिरूप है, अगर हम ही उस जगह है, तो हमारे दिल को, हमारे अंतःकरण को चोट पहुंचेगी, और वो चोट जब पहुंचेगी तो वो आवाज एक निकलेगी, एक आह निकलेगी, और ये इससे हमें ये बात पता चलती है कि हम कितने जुड़े हुए हैं, कितने हमारे सरोकार हैं। हम जो बार बार जो सरोकार नाम का एक शब्द वापरते हैं, वो कोई बहुत वायवी शब्द नहीं है, वो बाहर का शब्द नहीं है, वो हमारे भीतर का शब्द। उससे हमारे क्या उससे रिश्ता है जो किसी और देश का है, किसी और भाषा का बोलने वाला है, जिससे मैंने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं। क्या उसकी पीड़ा को व्यक्त मैं अनुभव नहीं कर सकता? व्यक्त करना बात की बात है। तो हमारी जो संवेदना को सरल बनानी होगी, वरना ये होता है, अक्सर होता है कि हम एक खास जो शेर बोल रहे हैं, कुछ खास उसमें ढांचे में चले जाते हैं, और मुझे लगता है कि संवेदनशीलता की तरफ भी चले जाते हैं, और इसको हमें रोकना है। तो इसको हम कैसे रोकेंगे? वो जो कवि बनने की प्रक्रिया है कि सब जगह मैं हूँ, सब जगह मेरा ही अस्तित्व है। जो तीर लगा है वो भी मुझे लगा है, वो जो खून निकला वो मेरा ही। तो उस प्रक्रिया से हम देखेंगे तो ये हम हर किसी जो भी कुछ कहीं घट रहा है बुरा, उसके खिलाफ हम आवाज अपनी बुलंद कर सकते हैं। और भले ही हमारी जो रचना है, ये भले ही शिल्प के स्तर पे या किसी और स्तर पर ये कमजोर भी होंगी, चलेगा, लेकिन आप ये महसूस कीजिए कि हम ये अभिव्यक्ति निकाल पा रहे थे। और ये बात मैंने अपने सबसे प्रखर जो हमारा रचनाकार है आज के समय का, नीलोत्पल, उससे सीखी मैंने, उससे सीखी। और वो लगातार मैंने उनके कई पोस्ट फेसबुक पर भी देखे थे। वो लगातार जिस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, लगा कि हाँ वो बहुत संवेदनशीलता को महसूस भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल, वो लगातार लिख रहा है और मैं उससे सीखता हूँ। और यद्यपि मेरी कुछ दिक्कतें हैं, सीमाएं हैं, मैं पूरा वैसे नहीं कर पाता, लेकिन मैं उससे सीखता हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी चूंकि बात आ रही है हमारे ऐसे युवा साथियों की जो अभी नए लेखन में उभर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों ठीक आप निकलेगी, और कविता को सिर्फ हम ये न कहें कि वो हमने सुना दी तो वाहवाही मिलेगी, वो करुणा पैदा करेगी, सबसे पहले आपके भीतर करेगी, आपके भीतर एक चोट पैदा करेगी। तो कविता को हम सिर्फ वाहवाही से जोड़ करने देखें, उसको लाइक से भी जोड़ करने देखें, उसकी प्रशंसा से भी जोड़ करने देखें। बस हम ये देखें कि एक बुरी स्थिति में, एक विषम परिस्थिति में एक लेखक अपने शब्दों के जरिए कुछ कर रहा है, उसको आप मदद भी बोल सकते हैं, उसको आप अपने हस्तक्षेप भी बोल सकते हैं, वो जरूरी है। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा जवाब सर। सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात इस पूरे उसमें ये लगी कि आपने इसको जिस आध्यात्मिक तरीके से भी समझाया है। मुझे लगता है कि कवि के जीवन में वो होना बहुत जरूरी है, और अगर वो उसको
ग्रेस्प कर लेंगे, जो आपने अभी जिस तरीके से उस चीज को कहा है, उसको खोलकर, वो समझकर अगर अपने भीतर उतार लेंगे, तो वो शायद इस बात का पूरा मर्म समझ पाएंगे कि किस तरह उनको चीजें प्रभावित करती हैं और करनी चाहिए, और किस तरह फिर वो उसको लिखें। सर, कब आपसे बात करते करते 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, और बहुत सारे सवाल हालांकि अभी पूछने को रह गए हैं, लेकिन रात भी काफी हो गई है। तो दोबारा मुझे लग रहा है एक और लाइव सेशन आपके लिए मुझे अलग से रखना पड़ेगा, ताकि हम और सारे सवाल उसमें पूछ सकें। लेकिन आखिरी में मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, मेरा भी सवाल था वो, और पीछे भी अभी वो सवाल गुजर गया, किसी ने पूछा भी कि नए कवियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी आपने बताई हैं, जो सारी ऑलमोस्ट ऐसी ही बातें हैं जो नए कवियों के लिए हैं, पर फिर भी जी कोई एक बात जो आप उनके लिए खास तौर पे बताना चाहेंगे, जिससे वो अपने आप को, उनका कवित्व जो है उनके भीतर का, उसको वो और समृद्ध कर पाएंगे। दीपाली जी, आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले ही शुरुआत से ही जी जी नए कवियों के लिए जी नए हाँ कवियों को संबोधित जी हाँ किया। और निश्चित रूप से जब मैं नए कवि की बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले खुद को ही देख रहा हूँ कि मैं भी नया जी कवि हूँ, और मैं अपने बारे में भी ये सारी बातें कह रहा हूँ। ये मैं उनके लिए करके कोई उपदेशात्मक बात नहीं है, ये मेरे लिए है। जी तो बस यही था कि हम पढ़े, खूब पढ़ें, और अच्छी आपने बात दे रहे, तो मैं फिर से ये कहूंगा, हम पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालें, और पढ़ना मतलब किताब से पढ़ना, न कि किसी इंटरनेट वाले माध्यम से। किताब से हम पढ़ें, और एक एकांत अपने भीतर वो पैदा करें, ताकि हम ये महसूस कर सकें कि वो भाषा क्या है, और वो उसमें क्या हो रहा है, और उससे हमारे भीतर क्या हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने महसूस किया कि जब हम पढ़ने के लिए एकांत में जाते हैं, तो एक तो पहली बात है कि सबसे मुश्किल ये एक दृश्य दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति किताब लेकर इंटरनेट से और तमाम किसी जो शोरगुल है उससे अलग बैठकर सिर्फ पढ़ रहा है। लेकिन आप जब इसको करके देखेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको बहुत सारे परिवर्तन होने लगे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होंगे। जी जी आपके अंदर एक अजब अलग किस्म का धैर्य पैदा होगा, एक और शांति एक ऐसी पैदा होगी जो आपको हर क्रिएटिविटी के अंदर आपको मदद करेगी। शांति का मतलब ये नहीं कि हम दूर चले गए पहाड़ों में, हम समाज के अंदर ही आने के लिए, समाज के सारे काम करने के लिए हमारे भीतर धैर्य, शांति चाहिए, ताकि हम संवेदनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति, ये दोनों का विकास होगा उससे। और लिखते रहें, लगातार लिखते रहें, और बिना इस बात की चिंता किए कि कितने लाइक आ रहे हैं, कविता की किताब कब आ रही है, इसकी कोई चिंता नहीं करें। आप लिखते रहिए, और अगर कोई बहुत लिखने लगे हैं, लिख रहे हैं, तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पहले भेजिए, किताब आ ही जाएगी। लेकिन सबसे पहले पत्र पत्रिकाओं में भेजिए, उससे आपकी पहुंच, आपका नाम पहुंचेगा, आपका काम पहुंचेगा, और जब किताब आएगी उसको अपने आप एक सबका समर्थन मिलेगा, बल मिलेगा। शुभकामनाएं। जी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ बातचीत की, बहुत सारे अपने अनुभव भी बताए, और नई पीढ़ी को भी बहुत सारा कुछ सीखने को आपसे जरूर मिला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपको आवाज आ रही है? जी 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 सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आज और अपना समय देने के लिए। जी, और यहाँ पर जितने भी साथी हैं, उन सबको बहुत सारा प्यार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी। जी, बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का जो जुड़े। आप देख रहे थे अमर उजाला काव्य पर लाइव सेशन। आपके जो सवाल हैं वो आप इनबॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।